हमने पढ़ा है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, यूजिनोफिल होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है? और ये हमारे पास सेल्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। तो हमने लिम्फोसाइट्स के ऊपर बात की थी। कि लिम्फोसाइट्स हमारे पास जो हैं 3 तरह के हैं, टी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है? अब हमने पढ़ा था कि टी लिम्फोसाइट की कितनी टाइप्स हैं और हर टाइप का क्या फंक्शन है और वो किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद हमने जो है लिम्फोसाइट का थोड़ा-सा पढ़ा था कि किस तरीके से वो एक्टिवेट होते हैं। आज हम थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो टी लिम्फोसाइट के लिए हमारे पास 2 किस्में हैं, CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट और CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट। जो सीडी हैं, इसको कहते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इन टी लिम्फोसाइट के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। तो अगर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 लगा हुआ हो तो हम कहते हैं कि ये CD4 पॉजिटिव सेल हैं, और अगर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 8 लगा हुआ हो तो हम कहते हैं कि ये CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट है। फिर CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है 2 किस्मों में। या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टी हेल्पर 1 या ये कन्वर्ट हो जाएगा टी हेल्पर 2 में। इसके अलावा हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू प्लाज्मा सेल, और फिर प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी सिक्रीट होती हैं, एंटीबॉडीज हमारे CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट, ये कैसे एक्टिवेट होते हैं? इसका हमने पढ़ा था कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट, हाँ, नजर क्लियर आवाज। जो CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं और फिर ये क्या काम करते हैं एक्टिवेशन के बाद? तो हमने पढ़ा था कि इसकी एक्टिवेशन के लिए 2 सिग्नल्स चाहिए होते हैं। ये CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स हैं, इसकी एक्टिवेशन के लिए आपको 2 सिग्नल चाहिए होते हैं। इसके लिए मैक्रोफेज आता है, मैक्रोफेज या कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिसने अपने मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 MHC2 के ऊपर एंटीजन का एक टुकड़ा लगाया हुआ हो, ये इसको प्रेजेंट करता है। दूसरा सिग्नल क्या देता है कि इसी मैक्रोफेज या कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसके ऊपर B7 लगा होता है। CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट के ऊपर B7 CD28 लगा हुआ होता है। तो मैक्रोफेज का B7 और CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट का CD28 ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसके नतीजे में CD4 टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाता है इन 2 सिग्नल्स के नतीजे में, और एक्टिवेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट में। यानी टी हेल्पर 1 भी CD4 पॉजिटिव है, टी हेल्पर 2 भी CD4 पॉजिटिव है। ये CD4 पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो गया। टी हेल्पर 1 फिर इंटरल्यूकिन रिलीज करता है, ये एक साइटोकाइन है। ये इंटरल्यूकिन जाके CD8 जो टी लिम्फोसाइट हैं, ये जो CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट हैं, ये वाले, इनकी ग्रोथ करवाते हैं। तो इसलिए, और इनको एक्टिवेट भी करते हैं, ठीक है? CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट की ग्रोथ भी करवाते हैं और इनको एक्टिवेट भी करते हैं। इसलिए इंटरल्यूकिन 2 को हम CD8 पॉजिटिव टी सेल ग्रोथ एक्टिवेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरल्यूकिन 2 आके CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट की ग्रोथ को एक्टिवेट करते हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं और इनकी ग्रोथ करवाते हैं। इसलिए हम इंटरल्यूकिन 2 को CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट ग्रोथ एक्टिवेटर साइटोकाइन्स भी कहते हैं। इसके अलावा आईएफएन गामा भी टी हेल्पर 1 से रिलीज होते हैं, और ये आईएफएन गामा क्या करते हैं? मैक्रोफेज को एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। टी हेल्पर 2 से 2 तरह के वो निकलते हैं, इंटरल्यूकिन इंटरल्यूकिन और इंटरल्यूकिन 5, दोनों जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स के पास। जो इंटरल्यूकिन 4 है, ये बी लिम्फोसाइट की क्लास स्विचिंग करते हैं, यानी पहले जो नॉर्मली जो बी लिम्फोसाइट जब बनता है तो ये सिर्फ आईजीडी और आईजीएम एंटीबॉडी और आईजीएम, लेकिन इसके ऊपर आता है
है कि IgG और हैंग वाली थी। सर आवाज क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है? नहीं सर, आवाज हाँ क्लियर सर, ना। हैंग हो रही है सर। हैंग हो रहा है सर। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों हैंग हो रहा है? नेट से स्विचिंग होती है इनटू IgG और IgE, ठीक है। इसके अलावा जो है इंटरल्यूकिन 5 जो है, ये बी लिम्फोसाइट के पास आता है, ये दो काम करता है, क्लास स्विचिंग करवाता है इनटू IgA, यानी अब ये बी लिम्फोसाइट IgA भी बनाएंगे, प्लस ये बी लिम्फोसाइट भी करते हैं। ये हो गया आपके पास CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट का सारा काम, कि किस तरीके से ये एक्टिवेट होता है और एक्टिवेशन के बाद ये क्या काम करता है। अब CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट का हमने पढ़ा था कि CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन भी दो सिग्नलों से होती है। पहला सिग्नल उसी मैक्रो, इसको भी मैक्रोफेज देता था, पहला सिग्नल इसको भी मैक्रोफेज देता है, CD4 को भी मैक्रोफेज देता था, CD8 को भी मैक्रोफेज या कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये दूसरा सिग्नल, पहला सिग्नल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैक्रोफेज यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, इसके ऊपर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 अटैच होता है, और 1 के ऊपर फिर एंटीजन का टुकड़ा अटैच होता है, वो CD8 के पास आके इसको पहला सिग्नल देता है एक्टिवेशन के लिए। दूसरा सिग्नल आता है वो जो टी हेल्पर 1 ने इंटरल्यूकिन 2 रिलीज किया था, जिसने CD8 पॉजिटिव की ग्रोथ और एक्टिवेशन की थी, तो ये वो इंटरल्यूकिन 2 है, ये CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट को के पास आता है और इसको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन के बाद ये साइटोटॉक्सिक हो जाता है, यानी ये सेल्स को, बैक्टीरियल सेल को, वायरल सेल को मार सकता है। मारता ये कितने तरीकों से है? दो तरीकों से। दोनों तरीकों में ये क्या करवाता है? एपोप्टोसिस करवाता है, यानी वायरस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या कैंसर के सेल के अंदर एपोप्टोसिस करवा के उसको मार देता है। एपोप्टोसिस के लिए ये दो तरीके यूज करता है। एक तरीका ये है कि ये जो टारगेट सेल हैं, चाहे ये वायरस का सेल हो, चाहे ये कैंसर का सेल हो, किसी भी किस्म का सेल हो, इसके अंदर पहले परफोरिन के जरिए से पोर करता है, और जब पोर यानी सुराख हो जाए तो अंदर ग्रेन्जाइम डालता है। ग्रेन्जाइम एक एंजाइम है जो इस टारगेट सेल के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो या कैंसर का सेल हो, इसके अंदर केस्पेज एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, और केस्पेज एंजाइम फिर क्या करवाते हैं? एपोप्टोसिस करवाते हैं इस सेल में, और ये सेल एपोप्टोसिस के जरिए से मर जाता है। दूसरा तरीका एपोप्टोसिस करवाने का ये है कि CD8 पॉजिटिव जो टी लिम्फोसाइट है जो एक्टिवेट हो चुका है, इसके ऊपर FAS लाइगैंड होता है, और जो टारगेट सेल होते हैं, चाहे ये कैंसर का सेल हो, चाहे वायरस का सेल हो, चाहे फंजाई का सेल हो, इनके मेम्ब्रेन के ऊपर FAS रिसेप्टर होता है। तो जब CD8 का FAS लाइगैंड और इस टारगेट सेल का FAS रिसेप्टर एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, तो इस बाइंडिंग के नतीजे में भी टारगेट सेल के अंदर केस्पेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी एपोप्टोसिस करवा देते हैं। तो ये दो तरीकों से मरना था। तो अब हमने CD8 और CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन भी कर ली, ये किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं। CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट की भी हमने कर ली, अब बी लिम्फोसाइट की कर लेते हैं कि बी लिम्फोसाइट किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं। अब बी लिम्फोसाइट की जो एक्टिवेशन है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बी लिम्फोसाइट जो है वो स्टार्ट में क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? IgM एंड IgD। IgM और IgD ये दो तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जब बी लिम्फोसाइट बनते हैं, कहाँ से बनते हैं? बोन मेरो में बनते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनते हैं? बोन मेरो में बनते हैं, ठीक है। जब ये बोन मेरो में बनते हैं और बाहर आते हैं, तो ये IgM और IgD प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, और चूंकि ये IgM और IgD प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, तो इन बी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर IgM का टुकड़ा भी, IgM भी लगा होता है और IgD भी लगा होता है। ये किस्म के इनके वो हैं, फ्लैग हैं, परचम है। IgM और IgD इनके सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर भी लगे हुए होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये IgM एंड IgD प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट है। अब जब कोई भी एंटीजन आता है, लेट्स सपोज ये जो बी लिम्फोसाइट था ये बाहर आ गया है या ब्लड वेसल के अंदर है, और अंदर कोई एंटीजन है। एंटीजन कौन सी चीज होती है? वो चीज जिसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है। अब ये एंटीजन बाहर से आई हुई भी कोई चीज हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट वगैरह। ये जब आता है कोई भी एंटीजन, में ए लिख देता हूँ, ये एंटीजन आता है,
अब ये एंटीजन अगर अटैच हो गया आईजीएम के साथ, इस आईजीएम के साथ, तो ये बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आईजीए प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट, क्योंकि जो एंटीजन है, सॉरी आईजीएम प्रोड्यूसिंग, क्योंकि ये जो एंटीजन है ये आके इस बी लिम्फोसाइट के आईजीएम एंटीबॉडी जो इसके सरफेस के ऊपर लगी हुई थी इसके साथ अटैच हुआ है, तो बी लिम्फोसाइट को समझ आ जाएगी कि बाहर जो एंटीजन आया हुआ है इसको मैं आईजीएम के जरिए से मार सकता हूं, तो अब मैं आईजीडी नहीं बनाता, सिर्फ आईजीएम बनाता हूं। यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे बी लिम्फोसाइट में जो सिर्फ कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा, आईजीएम, आईजीएम। अगर ये एंटीजन जो बाहर से आई हुई कोई चीज है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, जो भी है, ये अगर आके अटैच हो जाए आईजीडी के साथ, तो ये बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू, ये बी लिम्फोसाइट कौन सी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन शुरू कर देगा, आईजीडी। यानी ये आईजीडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट हो जाएगा। नॉर्मली बी लिम्फोसाइट जब बोन मेरो में बन जाते हैं और ये ब्लड वेसल्स में आते हैं, तो ये आईजीएम भी बना सकते हैं एंटीबॉडीज और आईजीडी भी बना सकते हैं, और बनाने के बाद सरफेस के ऊपर भी लगा देते हैं एक निशानी शनाख्ती कार्ड के ऊपर के तौर पे कि हम आईजीडी एंड आईजीएम प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट हैं। ये बी लिम्फोसाइट जब इसके पास एंटीजन आता है, तो अब ये एंटीजन अगर इसके आईजीएम सरफेस के ऊपर जो आईजीएम एंटीबॉडी अगर इसके साथ अटैच हो गया, तो ये बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आईजीएम प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट। अगर ये एंटीजन इसके आईजीडी के साथ अटैच हो गया, तो ये बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आईजीडी प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट। ये तो एक तरीके की एक्टिवेशन हो गई कि बी लिम्फोसाइट को आप इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। जो दूसरा तरीका है बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन का, उसमें होता ये है कि साले गोरा रेजा रेजा। अब ये देखो, ये एक तरीका हो गया, एंटीजन आया डी या एम के साथ अटैच हो गया, उस हिसाब से ये एक्टिवेट हो गया आईजीडी या आईजीएम प्रोटीन। दूसरा तरीका बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट करने का ये है कि आपके पास ये बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, कोई भी एंटीजन आता है, कोई भी एंटीजन आता है, ए से एंटीजन, और ये बी लिम्फोसाइट है। अब ये बी लिम्फोसाइट क्या करता है, इस एंटीजन के छोटे छोटे टुकड़े अपने अंदर ले लेता है। लेट्स सपोज ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला, ये इसने अपने अंदर ले लिया, उसको फेगोसाइटोस कर दिया, एनगल्फ कर लिया, खा लिया। खाने के बाद बी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है 2, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। ये एंटीजन जो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस कुछ भी हो सकता है, इसका एक टुकड़ा इस बी लिम्फोसाइट ने एनगल्फ कर खा लिया। खाने के बाद इसको अपने सर्फ के ऊपर जो इसका एंटीजन लगा हुआ है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसके साथ अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद ये अटैच कर लिया, ये आपके पास हैं CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल। वो जो आपके ये जो CD4 पॉजिटिव सेल, ये जो CD4 पॉजिटिव सेल कन्वर्ट हुए थे हेल्पर और हेल्पर 2 में, तो ये CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी हेल्पर 1, ये CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर 2। तो इन दो में से ये जो CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी हेल्पर सेल हैं, इसके पास आके सिग्नल तो इसको ये देता था कि तुम जो है एक्टिवेट हो जाओ, CD4 पॉजिटिव बी लिम्फोसाइट। दूसरा काम क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट हैं, इसके सरफेस के ऊपर होते हैं यहाँ पे CD4T रिसेप्टर, CD4T रिसेप्टर, और CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल के सरफेस के ऊपर होता है CD4T लिगेंड। यानी एक्टिवेशन के आपको कितने सिग्नल चाहिए, 2।
एक सिग्नल तो बी लिम्फोसाइट के ऊपर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमने एंटीजन का टुकड़ा अटैच CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल के पास ले आए और इसके साथ हमने अटैच कर दिया। दूसरा बी लिम्फोसाइट के ऊपर CD4T रिसेप्टर था, ये इस CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल या टी लिम्फोसाइट के ऊपर CD4T लाइगेंड के साथ अटैच हो गया। जैसे ही ये अटैच हुआ तो जो हेल्पर टी सेल था ये एक्टिवेट हुआ और इसकी एक्टिवेशन के नतीजे में यहां से इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज होना शुरू हुई। इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5। अगर आपको याद हो वो जो मैंने कहा था ये CD4 टी हेल्पर 2 इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज कर सकता है और ये 4 और 5 फिर बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन करते हैं। तो यहाँ पे वही तरीका हो रहा है कि बी लिम्फोसाइट किस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है कि CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल, और ये कौन से वाला है, टी हेल्पर 1 या 2? 2, ये देखो ना, ये टी हेल्पर 2, ये टी हेल्पर 2 है। इस टी हेल्पर 2 से 4 और 5 रिलीज हुए थे। तो ये जो टी हेल्पर 2 है ना, बेसिकली ये वही टी हेल्पर 2 है। ये जो CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर 2 सेल हैं, इससे इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज होते हैं। जब ये 4 और 5 रिलीज होते हैं तो ये आते हैं बी लिम्फोसाइट के पास और बी लिम्फोसाइट को क्या करते हैं, एक्टिवेट भी करते हैं और क्लास स्विचिंग भी करते हैं। क्लास स्विचिंग भी करते हैं। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि जो इंटरल्यूकिन 4 है ये क्या करता है, इंटरल्यूकिन 4 जो है ये क्या करता है, क्लास स्विचिंग टू IgG एंड IgE, IgG और इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, क्लास स्विचिंग करता है इनटू IgA। और D और M तो वैसे भी प्रोड्यूस हो रहे थे बी लिम्फोसाइट से, तो अब सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, डी भी हो रहा है, एम जी ई ए, ये सारी प्रोड्यूस हो रही हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरल्यूकिन 4 और 5। और ये 4 और 5 कहां से आए हैं, टी हेल्पर 2 से। लेकिन टी हेल्पर 2 खामखा 4 और 5 रिलीज नहीं करता, ये खामखा रिलीज नहीं करता। पहले बी लिम्फोसाइट आएगा और उसको MHC2 और CD4T लाइगेंड और रिसेप्टर इसके थ्रू इसको एक्टिवेट करेगा। जब ये हेल्पर 2 लिम्फोसाइट CD4 पॉजिटिव हेल्पर 2 लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा तो तब ये इंटरल्यूकिन 4 और 5 रिलीज करेगा और ये 4 और 5 फिर आएंगे इस बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन भी करेंगे और क्लास भी करेंगे। एक्टिवेशन की समझ आ गई और क्लास स्विचिंग की समझ आ गई कि क्लास स्विचिंग किसे कहते हैं कि ए बी लिम्फोसाइट लेट्स सपोज सिर्फ IgD और IgM एंटीबॉडी बना रहा था, तो इसकी क्लास स्विचिंग हो जाएगी इनटू IgM, IgE, IgA, यानी अब ये बी लिम्फोसाइट IgM, IgD, IgA, IgE ये सारी एंटीबॉडीज बना सकेगा, ये क्लास स्विचिंग। तो ये इस तरीके से आपके बी लिम्फोसाइट की क्या हो गई है, एक्टिवेशन हो गई और फिर इसने क्या काम किया, इसने ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू की। ये तो था हमारा टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन और ये फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं। अब ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म। इस चैप्टर का एक जो रिव्यू है, जो जिसमें पेपर से क्वेश्चन आते हैं, जो चीजें आपको याद होनी चाहिए MCQs के लिए, वो हम पढ़ देते हैं। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि इन्फ्लेमेशन में, किस चीज में, इन्फ्लेमेशन में, चाहे एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो चाहे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन में इन्फ्लेमेशन का इमीडिएट मीडिएटर कौन है, यानी जो सबसे पहले, इमीडिएट मीन जल्दी हेल्प के लिए आता हो, मीडिएटर मीन जो हेल्प कर रहा हो, इमीडिएट मीडिएटर कौन है, तो आपने कहना है, जवाब देना है हिस्टामिन। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। इमीडिएट मीन जो जल्दी आए, तो ये हिस्टामिन हमने पढ़ा, हिस्टामिन कहां से रिलीज होते हैं,
मास्ट सेल से और बेसोफिल से, बी मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होते हैं, बेसोफिल से रिलीज होते हैं इमीडिएट मीडिएटर। और स्टिंग जाके करवाता क्या था, वासोडाइलेशन। जो ब्लड वेसल जो इर्द गिर्द है उस टिश्यू के, जिस टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया उसको वासोडाइलेट करता है, उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि मवाद बाहर निकलना आ जाए। अगर कोई आपसे ये पूछे, ये तो इमीडिएट मीडिएटर था, अगर कोई पूछे कि डिलेड मीडिएटर कौन है, जो थोड़ा लेट आते हैं इन्फ्लेमेशन की हेल्प के लिए, जो आते हैं डिलेड मीडिएटर, वो कौन है? तो आपने कहना है एलपी। आपने क्या कहना है? एलपी। एल से क्या? ल्यूकोट्राइन। और पी से क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये थोड़े डिलेड मीडिएटर हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपसे ये पूछे कि वो कौन सी चीजें हैं जो ओप्सोनिन है, ओप्सोनिन, ओप्सोनिन क्या थे? जो फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, जो न्यूट्रोफिल की हेल्प करते हैं, अगली चीज को जो पैथोजन वगैरह है उसको निगलने में उसकी हेल्प करते हैं। वो आपके पास कौन कौन है? एक आपके पास क्या है? C3b। ये आपके कंप्लीमेंट सिस्टम का एक प्रोडक्ट है C3b। अगर किसी बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर C3b लगा हुआ हो तो न्यूट्रोफिल इसको बहुत आसानी से निगल सकता है, क्योंकि ये C3b निगलने में हेल्प करते हैं। दूसरा आपके पास ओप्सोनिन क्या है? दूसरी क्या है? FC पोर्शन ऑफ द IgG एंटीबॉडी। FC पोर्शन ऑफ IgG एंटीबॉडी, ठीक है। आईजी, अगर आप आईजीजी एंटीबॉडी देखो तो वो एंटीबॉडी की मुख्तलिफ पोर्शन हैं, उसमें जो एफसी पोर्शन है, अगर वो एफसी पोर्शन किसी सेल के ऊपर, किसी बैक्टीरिया के ऊपर लगा हुआ हो तो न्यूट्रोफिल ऐसे बैक्टीरिया को बहुत इजीली एनगल्फ, फेगोसाइटोस कर सकती है। तो ये C3b और एफसी पोर्शन ऑफ द आईजीजी ये कौन हो गए? ऑप्सोनिन हो गए। इनको फेगोसाइटिक फैक्टर्स भी कहते हैं। फेगोसाइटिक फैक्टर यानी ये वो फैक्टर हैं, ये वो चीजें हैं जो फेगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं। सही था। इसके बाद अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे जो पेन होती है, उस पेन के मीडिएटर, ये पीएमडीसी, एफसीपीएस वगैरह के क्वेश्चन हैं, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं पेन के मीडिएटर्स कौन है जिसकी वजह से आपको पेन होती है। तो आपने ये याद रखना है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और ब्रेडिकाइनिन। इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्रोड्यूस होता है और ब्रेडिकाइनिन प्रोड्यूस होता है, और इनकी वजह से उस जगह पे आपको पेन होती है। सही है। तो इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि प्रोस्टाग्लैंडिन ई है ना, तो आपको जब पेन होता है तो आप क्या करते हो? ई ई, यहाँ पे मुझे दर्द हो रही है, ये आवाज आपके मुंह से निकलती है, तो उस ई से आपने ये याद रखना है, ठीक है। और ये ब्रेडिकाइनिन है। ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ये पेन के मेडिएटर है। अगर कोई आपसे, ये एक रिव्यू है इस पूरे इन्फ्लेमेशन के चैप्टर का, कि जो जिसमें जो हाई यील्ड चीजें हैं जो पेपर में आती हैं। इसके बाद फीवर के मीडिएटर कौन है जिसकी वजह से आपको फीवर होता है? इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में जो चीज फीवर करवाती है वो कौन है? वो आपके पास एक तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हो गया। E2 आपका फीवर भी करवाता है और पेन भी करवाता है। दूसरी चीज आपकी क्या हो गई? इंटरल्यूकिन 1 हो गया और TNF हो गया। इंटरल्यूकिन 1, TNF और प्रोस्टाग्लैंडिन E2। इंटरल्यूकिन 1, TNF और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ये फीवर करवाते हैं। सही है। तो एक तो इस ई से आप याद रखो फीवर, जिस तरह आप अगर फीवर का वो पढ़ो ना, फीवर में क्या आता है? फीवर में भी ई है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की वजह से होता है, और इंटरल्यूकिन 1 और TNF। इसके बाद वेसल्स CBT की परमिएबिलिटी, वेसल्स की परमिएबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है? इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, अगर आपने देखा हो स्वेलिंग हो जाती है, वो जगह फूल जाती है। वो क्यों फूली? क्योंकि उस इलाके में ब्लड ज्यादा आ रहा है। ब्लड क्यों ज्यादा आ रहा है?
क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट हो गए हैं। और डायलेटर के ऊपर भी हम बात करते हैं, बल्कि पहले उसके ऊपर बात करते हैं। ये जो वो डायलेटर्स हैं, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, वो कौन है आपके पास? आपके पास सबसे पहले हैं प्रोस्टाग्लैंडिन I2, वेसल डायलेशन। डायलेशन वेसल डायलेशन में आपके पास कौन-कौन सी चीजें आती हैं? एक तो आपके पास आता है प्रोस्टाग्लैंडिन I2, PGI2। ये PGI2 प्रोड्यूस कहाँ से होता है? ये प्रोड्यूस होता है ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल हैं। देखो ब्लड वेसल है ना, इस ब्लड वेसल दीवारों में ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है? ये इस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। ये वो टिश्यू है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, इस टिश्यू में बे पे इन्फेक्शन हुई है। अब इसके करीब जो ब्लड वेसल है ना, इसकी दीवारों में जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन I2। ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 फिर वेसोडाइलेशन करवाते हैं। जब वेसोडाइलेशन होती है, तो इस इलाके में ज़्यादा ब्लड आता है, और जब ज़्यादा ब्लड आता है, तो इस जगह में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है? ये ब्लड वेसल डायलेट होते हैं। जब ये डायलेट होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आता है। जब यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आता है, तो इस जगह पे डायलेशन हो जाता है। तो वेसल की डायलेशन कौन करवाता है? आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन I2। और वेसल की कंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है? यानी वेसल की जो कंस्ट्रिक्शन होती है, वो कौन करवाता है? वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवाना। अगर आपको याद, ये टाइम 10 मिनट है, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद डायलेशन होती है। तो वो जो थोड़े टाइम के लिए वेसोकंस्ट्रिक्शन होती थी, वो वेसोकंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है? उसके लिए भी जो है थ्रोम्बोक्सिन A2, थ्रोम्बोक्सिन थ्रोम्बोक्सिन A2। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 बेसिकली क्या है? ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन है। अगर कोई आपसे पूछे कि थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या है, तो आपने कहना है कि ये क्या है? ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो सारे के सारे प्रोस्टाग्लैंडिन वासोडाइलेशन करवाते हैं, सिवाय एक प्रोस्टाग्लैंडिन के, जिसका नाम थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। सर इसके बाद 1 मिनट में इसको खत्म कर दूं। आवाज आ रही है? ये सर आ रही है आवाज। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो वेसल्स की डायलेशन भी हो गई, वेसल की कंस्ट्रिक्शन भी होगी। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि वेसल्स की परमिएबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है? परमिएबिलिटी जो है, ये किसे कहते हैं? ये ताहिर शाह मुझे बताएगा। ताहिर शाह, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ताहिर शाह, मुझे ये बताएं, वेसल्स की परमिएबिलिटी का ज्यादा होना, इसका क्या मतलब है? अंदर बोझ जाती है सर। क्या मतलब है इसका? परमिएबल निकल किसे जाना कहते हैं? मतलब अंदर की परमिएबल, तरफ हाँ, परमिबिलिटी निकल जाना, अंदर से। ठीक है। अंदर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ नहीं। ये एक मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन, या ये एक दीवार है। अगर इस दीवार से हर चीज गुजर सकती हो, तो मैं कहूंगा कि ये टोटली परमिएबल है। अगर कोई भी चीज इससे ना गुजरे, मैं कहूंगा ये इम्परमिएबल है। यानी परमिएबिलिटी इसको कहते हैं कि इस दीवार से कौन सी चीजें गुजर सकती हैं या नहीं। तो ब्लड वेसल की जो दीवारें होती हैं, ब्लड वेसल की दीवारें, इनसे कौन सी चीज बाहर निकलती है, कौन सी नहीं निकलती है? जो बाहर निकलना है, ये परमिएबिलिटी है। तो इस परमिएबिलिटी को ज्यादा कौन करता है, ताकि ज्यादा चीजें बाहर निकले? न्यूट्रोफिल बाहर निकले, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड बाहर निकले, एंटीबॉडीज बाहर निकले। ये परमिएबिलिटी कौन इंक्रीज करवाता है? ये मल्टीपल चीजें ज्यादा करवाती हैं। जैसे पहला है हिस्टामीन। हिस्टामीन ब्लड वेसल की डायलेशन भी करवाता था, और ये परमिएबिलिटी को भी ज्यादा करवाता है। उसके बाद आपके पास है ब्रेडिकाइनिन, ये भी परमिएबिलिटी ज्यादा करवाता है। उसके बाद आपके पास है सेरोटोनिन, ये भी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करवाता है। इसके बाद आपके पास है ल्यूकोट्राइन, जितने भी थे, ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4, ल्यूकोट्राइन E4, ये सारे क्या करते थे? वेसल्स की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते थे। हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन C4, D4 एंड E4।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये ल्यूकोट्राइन। जो ल्यूकोट्राइन B4 था, ये क्या करवाता था? ये आपके पास, अच्छा अब बल्कि मैं इनको अलग लिख देता हूँ। अच्छा, जो वो है आपके पास, ये ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से प्रोड्यूस होते थे? एराकिडोनिक एसिड से। अगर आप लोगों को याद हो, ब्लड वेसल की दीवारों में लाइपिड होता है, ये कौन सा लाइपिड होता है? फास्फोलाइपिड। तो इस फास्फोलाइपिड को, ये जो फास्फोलाइपिड है, इसको अगर आप तोड़ दो तो ये कन्वर्ट हो जाता है एराकिडोनिक एसिड में, और फिर एराकिडोनिक एसिड से दो चीजें बनती हैं, इससे प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनते हैं और इससे ल्यूकोट्राइन भी बनते हैं। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। जो लाइपो ऑक्सीजिनेज पाथवे हैं, यानी अगर एराकिडोनिक एसिड के ऊपर लाइपो ऑक्सीजिनेज एंजाइम काम करे तो ये लाइपो ऑक्सीजिनेज एंजाइम एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है इनटू ल्यूकोट्राइन में। और अगर इसके ऊपर साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम काम करे तो ये एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन में। ये एक रिव्यू में आप लोगों को दे रहा हूं। इसके बाद वो चीजें जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं, तो क्या है? जो कीमोटैक्टिक फैक्टर है, जो न्यूट्रोफिल को, मैक्रोफेजेस को इन्फ्लेमेशन वाली जगह के पास अट्रैक्ट करती हैं, उनको लेके आती है, उनमें आपके पास जो है जो कीमोटैक्टिक फैक्टर हैं, कीमोटैक्टिक फैक्टर, ये कौन कौन है इसमें आपके पास? एक तो आता है ल्यूकोट्राइन B4। देखो, ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 ये वेसल्स की परमिएबिलिटी ज्यादा करवाते थे, जबकि जो ल्यूकोट्राइन B4 है ये कीमोटैक्टिक फैक्टर है। ठीक है, इसको इस तरह याद रखो कि B4 जो है वो न्यूट्रोफिल को और मैक्रोफेजेस वगैरह को कहते हैं कि बेबी इधर आओ, बेबी इधर आओ, बेबी इधर आओ। तो बी से बेबी, याद रखो कि ये बेबीज को बुलाता है, न्यूट्रोफिल को और मैक्रोफेजेस वगैरह को, यानी ये इनको लेके आता है, ये कीमोटैक्टिक फैक्टर है। इसके अलावा आपके पास कीमोटैक्टिक फैक्टर कौन है? C5a, ये कंप्लीमेंट सिस्टम का एक प्रोडक्ट है C5a। जो C5b था, सॉरी जो C3b था, ये एज ए ऑप्सोनिन काम करता था, फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता था। C5a जो है ये 5 उंगलियों से इस तरीके से न्यूट्रोफिल को और मैक्रोफेजेस को बुलाता है। तो 5 से याद रखो, 5 उंगलियों से बुलाना, यानी कीमोटैक्टिक फैक्टर C5। सही है। इसके अलावा कौन था? इंटरल्यूकिन 8। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब ब्लड वेसल से मैक्रोफेज बाहर आता है और वो देखता है कि काम पूरा हो चुका है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्लियर हो चुका है, तो मैक्रोफेज इंटरल्यूकिन 10 रिलीज करता है और 10 इन्फ्लेमेशन को बंद कर देती है, न्यूट्रोफिल को मजीद आने से मना कर देती है। लेकिन अगर अभी भी इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ तो ये इंटरल्यूकिन 8 रिलीज करता है। 8 का मतलब होता है कि न्यूट्रोफिल आओ, न्यूट्रोफिल आओ, यानी ये कीमोटैक्टिक फैक्टर की तरह इंटरल्यूकिन 8 भी आपके पास काम कर सकता है। ये थी एक आपके इस चैप्टर की एक क्विक रिव्यू जिसमें पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने वो तो पढ़ लिया था कि न्यूट्रोफिल की रोलिंग और एडहेजन, ये भी फाइनल बात कर देता हूँ, फिर अगले चैप्टर में जाते हैं। न्यूट्रोफिल जब इन्फ्लेमेशन वाली जगह से इनका बाहर निकलना होता था तो ये प्रोसेस हमने पढ़ा था कि पहले ये मार्जिनेट होते हैं, ये साइड पे आते हैं, फिर इनकी रोलिंग होती है, यानी ये स्लो होते हैं, और उसके बाद एडहेजन, फिरम एडहेजन होती है, चिमटते हैं। तो ये जो रोलिंग थी इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व थी? एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर सेलेक्टिन और न्यूट्रोफिल के ऊपर साइलाइल लेविस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन। न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेजेस के ऊपर साइलाइल लेविस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन, ये अटैच होता था ब्लड वेसल की दीवार में मौजूद एंडोथेलियल सेल के ऊपर पी या ई सेलेक्टिन के साथ। इससे न्यूट्रोफिल की रोलिंग होती थी। और एडहेजन किस तरह होती थी? न्यूट्रोफिल के ऊपर मौजूद इंटेग्रिन और ब्लड वेसल की दीवारों में एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर मौजूद आई केम या वी केम, इंट्रासेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल और वस्कुलर सेलुलर मॉलिक्यूलर एडहेजन मॉलिक्यूल VCAM। ठीक है, तो इनके इंटेग्रिन जब अटैच होता था तो ये फिरम एडहेजन होती,
थी। तो ये भी हमने पढ़ लिया कि रोलिंग किसको के लिए कौन इन्वॉल्व है और एडेजन। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंटीग्रीन्स हैं, ये इंटीग्रीन कितने मुख्तलिफ किस्मों के हैं इंटीग्रीन। जैसे एक इंटीग्रीन हमारे पास LFA1 था, नजीदी रिवाइज करी। उसके बाद दूसरा था MAC1 और तीसरा था हमारे पास क्या, तीसरा हमारे VL4। ठीक है, ये 3 तरह के इंटीग्रीन थे और ये इंटीग्रीन शुगर के मरीज में लेस स्टिकी हो जाते थे, खराब हो जाते थे। तो जब ये खराब हो जाते थे तो ये इस आईकेम और वीकेम के साथ सही तरीके से अटैच नहीं हो सकते थे, तो ये नहीं आ सकते थे, तो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता था, इनको बार-बार इन्फेक्शन होता। तो ये हमारे पास ये हैं। कल इस इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है? ये जो मैंने आप लोगों को क्विक रिव्यू दिया है ना, ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ग्रेनुलोमेटस और नॉन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन और बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन, टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन, जो मीडिएटर्स हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, जो प्री फॉर्म्ड थे और जो पहले से बने हुए थे, जो बाद में बने हुए थे, इसका इंशाल्लाह हम कल एक टेस्ट लेंगे। और अभी हम टाइम कितना है? कल खत्म। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट मीटिंग शुरू करो, उसमें मैं ये कनेक्टिव टिश्यू वाला और हीलिंग वाले चैप्टर के ऊपर भी 10-15 मिनट आपको एक दे देता हूँ रिव्यू।